साकिब, एक चीज जो अभी लास्ट में हेमंत सर ने कही कि प्रशांत किशोर के ऊपर बड़ा सवाल उठ गया। प्रशांत किशोर जिस तरीके के दावे कर रहे थे कि 10 लाख और ये वो फलाना ढिमका कि एकदम ताकत दिखाने वाली बात, वो समझ नहीं पाए कि वो बिहार में सियासत कर रहे हैं। बिहार के बारे में एक कहावत है कि बिहार की जनता जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देती है। तो प्रशांत किशोर को इस कहावत को समझने में थोड़ा देर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कल उनको समझ में आ गया होगा। वो दरअसल जिस एजेंडे को लेकर के यहाँ आए हैं वो डे वन से एक्सपोज्ड है कि वो कौन से एजेंडे पे काम करने के लिए यहाँ आए हैं। और जो कुछ बचा कुचा हुआ उनका थोड़ा सा जो मतलब जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत बची कुची हुई भी थी, वो उन्होंने उपचुनाव लड़ करके उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद वो और बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब आप कल की बात कर लीजिए, कल प्रशांत किशोर 6-7 मिनट जितनी देर भी बोले, वो अपनी बातों को खुद ही काउंटर करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे थे कि 5 लाख लोगों को आज हमसे मिलने पटना आना था, 2 लाख लोगों को प्रशासन ने रोक दिया है, तो -2 तो 3 लाख तो कम से कम गांधी मैदान में होने चाहिए थे। तो क्या 3 लाख लोग थे गांधी मैदान में? हेमंत सर भी पटना में ही है, बताएंगे। 30,000 भी मेरी समझ से तो उतने लोग रोजाना सुबह शाम गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने चले आते हैं। जितने लोग मंच पर थे उतने लोग नीचे बैठे हुए थे। कैटवॉक बनाया गया था, रैंप बनाया गया था कि प्रशांत जी उस पर कैटवॉक करते हुए जनता से संवाद करेंगे, सबका सब धरा का धरा रह गया। और 2 बातें इसमें बहुत समझने की हैं, जहां तक मैंने समझा है, मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूं। प्रशांत किशोर पहले दिन से एक्सपोज हैं। वो कह रहे थे 4 घंटे से प्रशासन की हम मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि लोगों को आने दीजिए। 4:30 बजे जो पटना के जिलाधिकारी हैं वो मरीन ड्राइव पर, जहां से एंट्रेंस है पटना की, दीघा के पुल के पास, वो जाकर के बाकायदा वीडियो करके ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ सामान्य ट्रैफिक है, कहीं कोई जाम नहीं लगा हुआ है। दीघा ब्रिज पर भी जो है, जो उत्तर बिहार से पटना को जोड़ता है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें आवागमन बिल्कुल सुगम चल रहा है। मरीन ड्राइव पर भी आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं। थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है वो गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग की वजह से हो रही है, जो गाड़ियां इन्हीं की रैली में आई हैं। बाकी कहीं कोई जाम नहीं लगा हुआ है। अभी एक हाजीपुर से जो पटना को कनेक्ट करता है डायरेक्ट, पुराना वाला जो ब्रिज है, उस पे नॉर्मल है जाम लगना। हेमंत सर जानते होंगे, रोजाना दिन भर में 2 बार कम से कम उस पर जाम लगता है। तो उस पर कोई प्रशासन ने जाम लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने खुद अपनी ही पोल पट्टी खोल ली। 4 घंटे से भाई आप 4 घंटे का मतलब आप 6:07, 6:06 पे गांधी मैदान में जनता को संबोधित कर रहे हैं, और आप 4 घंटे मतलब 2 बजे से आप कह रहे होंगे कि भाई आने दीजिए। 4:30 बजे डीएम साहब वीडियो बना के कह रहे हैं कि भाई जो है ट्रैफिक एकदम नॉर्मल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे यहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, पूर्व सांसद भी हैं, कुछ समय के लिए जनसुराज में जुड़े थे। तो एक कार्यक्रम उनका हमारे यहाँ हुआ, चूंकि मैं मंच उद्घोषक भी हूं, तो मुझे मंच पर उद्घोषणा की जिम्मेदारी दी उन्होंने। मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है उनसे। उन्होंने कहा कि तुम मंच संचालन करना मेरा प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है भैया, हम कर देंगे। चूंकि वो अल्पसंख्यकों के बीच में बात रखनी थी, तो थोड़ा सा उर्दू में मंच संचालन करना था, तो मुझे वहां पे कुछ लोगों की सूची बनाई गई जिनको जनसुराज ज्वाइन कराना था। जनसुराज ज्वाइन कराना था, मेरा नाम उस सूची में इन्होंने डाल दिया खुद से, और घोषणा भी कर दी। मतलब मुझसे ना पूछा ना कंसर्न लिया, मेरा नाम भी अनाउंस हो गया। मैं अपनी माइक, मैं मंच संचालक का माइक पकड़ के खड़ा हूं, दूसरे माइक पर मेरा नाम अनाउंस हो गया कि मैं भी जनसुराज ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी। और उस दिन मुझे लगा कि ये हवा कैसे बनाते हैं। 4 बजे का समय था, 2 बजे से इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। इनके जो आईपैक के लड़के हैं, भीड़ जुटाइए, भीड़ जुटाइए, भीड़ जुटाइए। अरे भाई, हम किसी को घर से हाथ पकड़ के, कॉलर पकड़ के लाके तो कुर्सी पर नहीं बैठा सकते हैं ना। हमने लोगों को मैसेज कन्वे कर दिया है, बार बार हम माइक से अनाउंस कर रहे हैं, लोग आएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। और बिहार में क्या, हर जगह पर आप देखेंगे कि जो रैली होती है नेता की, छोटी छोटी भी रैली होती है। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, या मतलब जब हम लोग उतना राजनीति में सक्रिय नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग के हमारे बगल में एक बड़ा सा मैदान है, सोनिया गांधी तक की रैली यहाँ हुई है। तो हम लोग का क्या था, पहले से मैदान में नहीं जाते थे। हेलीकॉप्टर की जब आवाज आ जाती थी, तब लगता था कि नेताजी आ गए, तब हम लोग दौड़ के मैदान में जाते थे। तो ये एक मेंटालिटी होती है लोगों की, भाई आप आ जाइए ना, आपके आने की भीड़, मतलब जब आपके आने की सूचना लोगों को मिलेगी, खुद ही लोग आ जाएंगे। तो ये प्रेशर बनवा के भीड़ जुटाते हैं। संसाधनों की इनके पास कमी है नहीं, या तो अभी भाजपा के पास संसाधन है या इनके पास संसाधन है। सवाल ये है कि अगर अभी कोई 50 करोड़ रुपया किसी रैली में खर्च कर दे, उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। ये 50 करोड़ का मंच बनवा के 50 करोड़ की कुर्सी लगवा देते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है किसके इशारे पर ये तमाम काम हो रहा है।
और बिहार की जनता को आप क्या क्या देना चाह रहे हैं? आपकी कथनी और करनी का अंतर क्या है? आप कहते हैं हम एक अलग टाइप की राजनीति जो है बिहार में करने आए हैं, एक जो बिहार की जो परंपरागत राजनीति है उसको हम बदलने आए हैं। आपने उपचुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े किए, 3 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप क्या बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता मूर्ख है? मतलब इनकी खुद की कथनी करनी में इतना अंतर है कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और कल जो इन्होंने कहा 2 बजे से, जो सुबह 8 बजे से लोग गांधी मैदान में इनको सुनने बैठे थे, 6 बजे शाम में ये आते हैं, 7 मिनट भाषण देते हैं और कहते हैं कि आने नहीं दिया गया, अब हम खुद आएंगे। और यहाँ पर नीतीश कुमार की भूमिका की जो आपने बात की है, नीतीश कुमार की भी भूमिका इसमें है, लेकिन मैं अगले बार में जब आप मुझे मौका देंगे तो मैं उस पर ये हम लोग प्रबंध। साकिब, जो एक तो जो बात आप उस समय आपने अधूरी छोड़ दी थी उसको पूरा करिएगा। दूसरा, जो प्रशांत किशोर का एक आपने लाइन बोला था कि भाई भाजपा के पास संसाधन है और इनके पास संसाधन है। भाजपा का तो भाई केंद्र में शासन है, कई राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, संसाधन समझ में आते हैं। प्रशांत किशोर के पास संसाधन कहाँ से हैं, जरा इस पर भी बोलिएगा। सवाल यही तो है कि प्रशांत किशोर के पास संसाधन कहां से आ रहा है और उस संसाधन का स्रोत आज तक क्यों नहीं कोई मालूम कर पाया। आप अंदाजा लगाइए, अगर इस तरह से पैसा राष्ट्रीय जनता दल के लोग खर्च करना शुरू कर दें, मुकेश सहनी की पार्टी खर्च करना शुरू कर दे, कांग्रेस खर्च करना शुरू कर दे, ईडी सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे घरों पर और दफ्तरों पर। आपने सुना कभी किसी एजेंसी का छापा पड़ा हो प्रशांत किशोर के कार्यालय पर? भाई वो गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों की रैली में वो जाते हैं और वैनिटी वैन लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो गांधी मैदान के हर गेट पर एक पब्लिक टॉयलेट है वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन आपको एक वैनिटी वैन चाहिए वहां, और आप कहते हैं कि हमको बाथरूम जाना होगा तो हम इसमें जाएंगे। और वो वैनिटी वैन, उसका स्पॉन्सर जो करने वाला है वो उदय सिंह है, उदय सिंह और पप्पू, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्णिया से पूर्व सांसद है। बिल्कुल ओपन है ये, उसके बावजूद लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद भाई जो व्यक्ति मोबाइल में जनसुराज का स्टिकर लगाने का पैसा दे रहा है, आप अंदाजा लगाइए उसके पास कितना पैसा है। तो आखिर इस पैसे का स्रोत क्या है? आपकी सरकार भी नहीं है किसी पार्टी में, आप कहते हैं हम दक्षिणा लेते हैं। अरे भाई, आपने किसी स्टेट में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पीआर वर्क किया, उसका तो एक पूरा का पूरा टेन्योर होता है ना कि 5 साल 6 महीना इतना पैकेज हुआ, हमने इतना काम किया, इतनी पेमेंट उठाई। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने जो है बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया तो बंगाल में ममता बनर्जी आज भी आपको पैसा दे रही, ऐसा थोड़ी है। वो रॉयल्टी वाली बात तो है नहीं आपके साथ में, जो आप कह देते हैं कि भाई हम तो इतने पार्टियों की सरकार बनाए। और इनकी वाणी आप देखिए, ये कल जो है मैं एक चैनल देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल है, उसकी एक रिपोर्टर जो उनसे पूछ रही थी, और राष्ट्रीय जनता दल ने उन रैलियों की कुछ फोटोज ट्वीट किए थे अपने ट्विटर हैंडल से प्रशांत किशोर की रैली के। तो रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आरजेडी ने सवाल उठाया है कि भाई वो फ्लॉप रैली है, तो ये कहते हैं कि आरजेडी के बारे में हम बात करना जो है मुनासिब नहीं समझते हैं और टीका टिप्पणी है हमारे ये नहीं है, स्टेटस में नहीं है, फलाना, उनके पास क्या है, हत्यारे हैं, बलात्कारी, उनकी कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। ऐसे भाई आपकी बौद्धिक क्षमता कैसे? आप जब तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोलते रहते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता पे हम क्यों नहीं मातम करें बैठ करके? आपने अभी नीतीश कुमार के लिए कह दिया कि जो है शादी हम कराए हैं तो श्राद्ध भी हम कराएंगे। मतलब आपकी भाई नीतीश कुमार की शादी आपने नहीं कराई है। 2015 से पहले के 10 साल पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, आपने 2015 में उनके लिए काम किया है। लेकिन मोदी की शादी आपने जरूर कराई है। लोग सब जानते हैं कि 2014 में हर घर मोदी, घर घर मोदी का नारा देने वाले आप ही थे। तो आप ये बात क्यों नहीं बोलते हैं कि मोदी की शादी हमने कराई तो उसका भी श्राद्ध हम ही कराएंगे? नीतीश के बारे में आप श्राद्ध कराने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वही लाइन आपकी है जो भारतीय जनता पार्टी ढके छुपे अंदाज में कह रही है। कोई कह देता है कि उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ आप उनको सेंटर में भेज रहे हैं। और मैं तो इस बात हेमंत भाई से भी मैं पूछना चाहूंगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। देखिए अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है उनकी बीमारी को लेकर के, उनके डॉक्टर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद जो भी है उनके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से नहीं। उनके बेटे ने तो कहा कि पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। निशांत की बाइट आई थी अभी कुछ दिन पहले। लेकिन जो दिख रहा है हम लोग उस पर एज्यूम करते हैं क्या नीतीश जी बीमार है, नीतीश जी बीमार है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जो वीडियोस वायरल होते हैं उसमें इर्द गिर्द भाजपा के नेता ही क्यों खड़े हुए नजर आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और ये बिहार की जनता को सोचना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो नीतीश कुमार को निगेटिव छवि बनाई जा रही है,
इसका पूरा जो इकोसिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया हुआ है। वो काम कर रहा है कि जब पावर शिफ्टिंग हो, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो अब भी कर रहे हैं। अभी अमित शाह ने भी न्यूज 18 के कॉन्क्लेव में फिर एक बार कहा है कि चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब में जो है वो गोलमोल बात कर गए हैं। अब तो ललन सिंह भी यही बात कहने लगे हैं, संजय झा भी यही बात कहने लगे हैं कि चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में कौन होगा इस पे, मतलब वही लाइन तो अब जदयू के नेता भी ले रहे हैं। तो जब कल को ऑपरेशन लोटस हो या शिंदे टाइप कोई मॉडल बिहार में हो, तो मतलब जनता को ये मैसेज जाए कि ये पावर शिफ्टिंग जो है ये नेचुरल है, जबरदस्ती उनको नहीं हटाया गया, नीतीश जी को कट टू साइज नहीं किया गया, नीतीश जी को बेइज्जत नहीं किया गया है। चूंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी इसलिए उनको हटाना था, और जनता को भी लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा अब नीतीश जी शासन प्रशासन चलाने के काबिल है। भाई कल वो छाता लेकर के पहुंच गए, एक उसके उद्घाटन में कल छाता लेकर के पहुंच गए नीतीश जी, सब पढ़ रहे थे, और उस वक्त जो है एक जा करके वो जो है पुल का उद्घाटन कर रहे हैं छाता लेकर के। अगर ऐसे ही उनकी मानसिक स्थिति और ये नहीं है तो वो एकदम से कैसे चले जाते हैं। आप देखेंगे कई उनके ऐसे डिसीजंस हैं अभी आरपी सर, कि आपको मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए उन्होंने क्या किया, उनके बराबर में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को खड़ा करना शुरू किया। सम्राट चौधरी उसी समीकरण से आते हैं जिस समीकरण से नीतीश कुमार है, यानी जो लव कुश समीकरण है ना। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने पोर्ट्रे करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि सम्राट चौधरी की माता जी की जयंती को राजकीय जयंती घोषित कर दिया गृह प्रशासन विभाग से, समान प्रशासन विभाग से। सम्राट चौधरी को यह लगा कि भाजपा के लोगों को यह नहीं लगे कि हम ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने इनको चिट्ठी लिख करके कहा कि नहीं नहीं, आप मेरी माता जी की जयंती को राजकीय जयंती घोषित मत कीजिए। मतलब इन्होंने इतना अंडर प्रेशर ला दिया सम्राट चौधरी को। तो मुझे लगता है कि दिमाग जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, कि एक बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन है, आप उनकी मतलब उनकी जो क्षमता है, राजनीति की क्षमता पे आप सवाल अब भी नहीं खड़ा कर सकते हैं।